स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी रावी एम्प्रेस ऑफ द सेवन फ्लेम्स ए रीबर्थ कल्टिवेशन सागा जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। एपिसोड 17 अध्याय 53 दूसरे सवेरे के भीतर पहला महीना बहुत ही सावधानीपूर्वक और धैर्यवान अवलोकन में बीता। कीर्ति बस्ती की दैनिक लय में उसी इत्मीनान भरी और सोची समझी सहजता के साथ ढल गई जिसका उपयोग रावी ने कभी 9 लंबे वर्षों तक अपनी छिपी हुई ताकत को आंकने के लिए किया था। वह आंदोलन के सामान्य नए शिष्यों के साथ प्रशिक्षण लेती, वास्तविक गर्मजोशी के साथ उनके साथ भोजन और बातचीत साझा करती और हमेशा उस विशिष्ट पैटर्न पर नजर रखती जिसका वर्णन परिवारों की गवाही ने किया था। आखिरकार उसने ये पैटर्न प्रिशा नाम की एक लड़की के साथ होने वाले व्यवहार में ढूंढ निकाला। वो लगभग 17 वर्ष की थी और बस्ती के अपने प्रशिक्षक जिस भी पैमाने पर खुले तौर पर चर्चा करते थे उन सभी में वो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी। कीर्ति ने अपने सावधान अवलोकन के दूसरे ही सप्ताह में ध्यान दिया कि उस पर एक विशेष प्रकार का ध्यान दिया जा रहा था जिसने दशकों पहले प्रलयन द्वारा होनहार अनाथों को बहुत सावधानी से तराशने कल्टीवेशन के सुने हुए विवरणों की असहज कर देने वाली यादें ताज़ा कर दी। उसे तैयार ग्रूम किया जा रहा है। कीर्ति ने आरव के साथ अपनी एक सावधानीपूर्वक तय की गई मुलाकात के दौरान चुपचाप रिपोर्ट दी जो पास के शहर में एक साधारण राशन सामग्री लाने के बहाने की गई थी। खुद रुद्रेश के साथ सप्ताह में 2 बार उसके निजी सत्र प्राइवेट सेशंस होते हैं जो किसी भी अन्य शिष्य को मिलने वाले सत्रों की तुलना में कहीं अधिक है और उसके परिवार से संपर्क को पिछले 1 महीने में ही सीमित करना शुरू कर दिया गया है। जो मुलाकातें पहले मासिक हुआ करती थीं वे अब हर दूसरे महीने पर खिसक गई है और इसके लिए उसी मोह माया से मुक्ति वाली भाषा का उपयोग किया जा रहा है जिसका वर्णन बाकी परिवारों ने किया था। क्या तुम उसके करीब पहुंच सकती हो? आरव ने पूछा। मैं प्रयास कर रही हूं, कीर्ति ने कहा सावधानी से। ठीक उसी तरह जैसे कावेरी कभी ध्रुव के पास पहुंची थी उन सभी वर्षों पहले, इससे पहले कि उन दोनों में से कोई भी यह ठीक से समझ पाता कि उसके साथ वास्तव में क्या हो रहा है। वो मित्रता जब आखिरकार विकसित हुई तो बहुत धीरे धीरे और वास्तविक रूप से सामने आई। कीर्ति की अपनी सावधान गर्मजोशी जो बिना किसी स्पष्ट एजेंडे के पेश की गई थी उसने धीरे धीरे प्रिशा का विश्वास जीत लिया। कीर्ति की अपनी अभ्यस्त नजर को यह महसूस हुआ कि यह विश्वास जीतना कावेरी द्वारा बहुत समय पहले ध्रुव के पास जाने के प्रयास से कहीं अधिक कठिन था और इसका सटीक कारण यह था कि प्रिशा के बढ़ते अलगाव ने उसे एक वास्तविक जुड़ाव के लिए इतना भूखा बना दिया था जिसका उसे स्वयं भी पूरी तरह से अंदाजा नहीं था। क्या तुम्हें कभी अपने परिवार की याद आती है? कीर्ति ने एक शाम पूछा जब वे दोनों अपनी इस सावधान और बढ़ती मित्रता के कई हफ्तों के बाद बस्ती के छोर पर एक शांत भोजन साझा कर रही थी। प्रिशा के चेहरे पर भावनाओं का एक जटिल उतार चढ़ाव दिखा लेकिन फिर वो उसी शांत संयम में लौट आए जिसे आंदोलन की शिक्षाएं अपने सबसे समर्पित अनुयायियों में विकसित करती प्रतीत होती थी। आचार्य रुद्रेश सिखाते हैं कि वास्तविक विकास के लिए उन साधारण मोह माया के बंधनों को छोड़ना आवश्यक है जो हमें अपने सीमित और छोटे रूपों से बांधते हैं, उसने कहा। उसके शब्दों में एक ऐसा विशेष लहजा था जो किसी ऐसी चीज को दर्शाता था जिसे इतनी बार दोहराया गया हो कि वह वास्तविक विचार के बजाय एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन चुकी हो। मैं इसे ठीक ठीक याद आने के रूप में नहीं देखती, मैं इसे एक ऐसे विकास के रूप में देखती हूं जहां मैं उस पुराने तरीके से उनकी आवश्यकता से ऊपर उठ चुकी हूं। लेकिन क्या तुम्हें उनकी याद आती है? कीर्ति ने धीरे से दबाव डाला। इस बात को एक तरफ रख दो कि शिक्षा के अनुसार तुम्हें क्या महसूस करना चाहिए। क्या तुम्हें खुद को वास्तव में उनकी याद आती है? प्रिशा एक लंबे क्षण के लिए शांत रही और उसके उस बहुत ही सावधानी से बनाए रखे गए संयमित चेहरे पर आखिरकार कुछ पलों के लिए एक दरार दिखी। कभी कभार उसने स्वीकार किया, इतने धीरे से कि वो शब्द बमुश्किल सुनाई दिया। मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना याद आता है। मुझे याद आता है कि कैसे मेरा छोटा भाई हर जगह मेरे पीछे पीछे घूमता था और अनगिनत सवाल पूछता था। उसकी आंखें जब कीर्ति की आंखों से मिली तो उनमें अपराध बोध और लालसा का एक जटिल मिश्रण था। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी याद आने का मतलब है कि मैं अभी तक पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई हूँ। कीर्ति ने अपने सीने में एक ऐसा दर्द महसूस किया जो किसी साधारण खोजी चिंता से कहीं अधिक गहरा था। ये किसी को बहुत धैर्यपूर्वक और पूरी तरह से यह सिखाने का वही परिचित जाना पहचाना रूप था कि उनकी अपनी वास्तविक भावनाएं साधारण मानवीय जुड़ाव के बजाय अपर्याप्त विकास का प्रमाण थी। मुझे नहीं लगता कि अपने परिवार की याद आने का यह मतलब है कि तुम पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई हो, उसने सावधानी से कहा। मुझे लगता है कि इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि तुम एक ऐसी इंसान हो जो उन लोगों से प्यार करती है जिन्होंने तुम्हें पाला है।
मैं यह नहीं समझ पा रही कि विकास के लिए तुम्हें उस इंसान को बनने से रोकने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। प्रिशा का वो संयमित चेहरा और अधिक टूट गया, और बस्ती की उस सावधान शिक्षा के नीचे कुछ वास्तव में डरा हुआ सा सतह पर आ गया। आपको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यदि आचार्य रुद्रेश ने आपको सुन लिया तो क्या होगा? यदि उन्होंने मुझे सुन लिया? कीर्ति ने धीरे से पूछा। मैं नहीं जानती, प्रिशा ने स्वीकार किया, और यह स्वीकारोक्ति ही उसे किसी विशिष्ट खतरे की तुलना में कहीं अधिक डराती हुई प्रतीत हुई। मैंने कभी किसी को इस तरह सीधे शिक्षाओं पर सवाल उठाते नहीं देखा। मैं नहीं जानती कि ऐसा करने वाले लोगों के साथ वास्तव में क्या होता है। वो उत्तर, जिसे कीर्ति ने आखिरकार 3 सप्ताह बाद खोज निकाला, एक ऐसे मार्ग से आया जो उसकी उम्मीद से कहीं अधिक अंधकार में था। देर रात किसी काम के दौरान बहुत ही सावधान संयोग से उसने रुद्रेश के 2 वरिष्ठ प्रशिक्षकों के बीच एक फुसफुसाती हुई बातचीत सुन ली, जो विहान नाम के एक पूर्व नए शिष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके इस आंदोलन की शिक्षाओं के प्रति विरोध ने स्पष्ट रूप से इतनी परेशानी खड़ी कर दी थी कि उसके लिए गहरे हस्तक्षेप की आवश्यकता आन पड़ी थी। वह गहरी शिक्षा, डीपर टीचिंग, के लिए तैयार है, एक प्रशिक्षिका ने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा नैदानिक अलगाव, क्लिनिकल डिटैचमेंट था जिसने कीर्ति के खून को ठंडा कर दिया। आचार्य का मानना है कि उसका विरोध उसके पुराने मोह माया के अपर्याप्त त्याग से उपजा है। एक अधिक संपूर्ण विच्छेदन, सेवरिंग, इसे ठीक कर देगा। विच्छेदन, कीर्ति ने मन ही मन उस शब्द को दोहराया, पहचान के एक ठंडे, परिचित खौफ को महसूस करते हुए। ये केवल अलगाव नहीं था, यह व्यवहारिक रूप से कुछ कहीं अधिक शाब्दिक था। उसने अगले कुछ दिनों में विहान के स्थान का पता उसी सावधान धैर्य के साथ लगाया जिसका उपयोग कभी रावी के गठबंधन ने अंजलि के बंद तहखाने को खोजने के लिए किया था। अंततः उसने बस्ती के सबसे प्रतिबंधित क्षेत्र की गहराई में एक निजी कक्ष खोज निकाला। उसने बढ़ते हुए खौफ के साथ ध्यान दिया कि वो कक्ष उन सुरक्षा घेरों, वार्ड्स, से सुरक्षित था जो दशकों पहले चित्रक के बंद तहखाने के सुने हुए विवरणों से बहुत परेशान करने वाली समानता रखते थे। वो कुछ बना रहा है, कीर्ति ने आरव को उनकी अगली सावधान मुलाकात के दौरान रिपोर्ट दी। उसकी आवाज में एक ऐसी तात्कालिकता का खिंचाव था जो उसने अपनी इस जांच के शुरुआती दिनों के बाद से महसूस नहीं किया था। केवल शिक्षाओं के माध्यम से अलगाव नहीं, कुछ कहीं अधिक शाब्दिक, जिसमें उसके सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों के भीतर मौजूद किसी भी जुड़ाव का विच्छेदन करना शामिल है। मेरा मानना है कि रुद्रेश की वास्तविक पद्धति चाहे जो भी निकले, वो काफी हद तक उसी के समान हो सकती है जो प्रलयन ने कभी मीरा जैसी शिष्यों के साथ किया था, या जो खुद वसंत ने अंततः निर्वाण में करने का प्रयास किया था। क्या तुम उस कक्ष के भीतर जा सकती हो? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में वही नियंत्रित तात्कालिकता थी जो उसे अपने नेटवर्क द्वारा सामना किए गए हर संकट से याद थी। मैं प्रयास करने जा रही हूँ, कीर्ति ने कहा, लेकिन मुझे तुम और बाकी सभी लोग उस स्थिति में चाहिए कि जैसे ही मैं ये पुष्टि करूं कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है, तुम सब तुरंत कार्रवाई के लिए आगे बढ़ सको। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास उसी धैर्यवान समय सीमा की छूट है जिसका उपयोग हमारे संस्थापकों ने कभी बहराम के नेटवर्क की जांच के दौरान किया था। यदि रुद्रेश विहान पर विच्छेदन के किसी संस्करण का प्रयास शुरू कर चुका है, तो दूसरे लोग भी पहले से ही खतरे में हो सकते हैं, और मैं नहीं जानती कि वह जो भी प्रयास कर रहा है, उसे सुरक्षित रूप से रोकने के लिए अब कितना समय शेष है। वो 3 रातों बाद उस प्रतिबंधित कक्ष के करीब पहुंची। वो उसी सावधान और धैर्यवान सटीकता के साथ आगे बढ़ रही थी जिसका उपयोग वीर ने दशकों पहले चित्रक के बंद तहखाने को निष्क्रिय करते समय किया था। जैसे ही वो कक्ष की सामग्रियों को ठीक से महसूस करने के लिए पर्याप्त करीब पहुंची, उसे एक बेसुरा, तनावपूर्ण खिंचाव और कुछ बहुत गलत होने का एहसास हुआ, जिसने उसकी जांच से उपजे हर डर की पुष्टि कर दी। ये केवल अलगाव नहीं है, उसने सोचा, एक आत्मा के उस खंडित, तनावपूर्ण दबाव को महसूस करते हुए जिसे जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से उस चीज से अलग किया जा रहा था जिसकी उसे पूर्ण रहने के लिए आवश्यकता थी। यह निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन, है। वही पैटर्न, नई भाषा में लिपटा हुआ, उसी झूठे मोक्ष का वादा करता हुआ जिसने 1 सदी और उससे भी अधिक समय में कभी भी वास्तव में वो प्रदान नहीं किया जिसका वह दावा करता है। वो कक्ष के आंतरिक द्वार तक पहुंची, और उसने भीतर वही पाया जिसकी उसके सबसे बुरे डरों ने भविष्यवाणी की थी। एक युवा व्यक्ति, शायद 20 वर्ष का, जो एक बहुत ही सावधान और परिष्कृत चक्र, सकल, के भीतर बंधा हुआ था। यह उस स्टैसिस बाइंडिंग, जड़ता बंधन, से परेशान करने वाली समानता रखता था जिसका तारा ने कभी वर्णन किया था। उसके चेहरे पर ठीक उसी तरह का खंडित, तनावपूर्ण दर्द साफ दिखाई दे रहा था जैसा अंजलि ने दशकों पहले एक बंद तहखाने में झेला था। विहान, उसने धीरे से कहा, चक्र के किनारे की ओर सावधानी से बढ़ते हुए। मेरा नाम कीर्ति है।
मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे चाहिए कि तुम बस थोड़ी देर और हिम्मत बनाए रखो, जब तक कि मैं ये समझ सकूं कि तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर कैसे निकालना है। अध्याय 53 समाप्त। अध्याय 54 विहान का चक्र। विहान के खंडित और तड़पते हुए शरीर के चारों ओर बना वह बंधन चक्र, बाइंडिंग सर्कल, एक ऐसी परिपक्वता और जटिलता लिए हुए था जिसकी कीर्ति ने उम्मीद नहीं की थी। इसकी संरचना दशकों पहले अंजलि के बंद तहखाने के सुने हुए विवरणों से कहीं अधिक जटिल थी। यह कोई एकल नियंत्रण घेरा नहीं था, बल्कि 3 आपस में जुड़े सुरक्षा घेरे, इंटरलॉकिंग वॉर्ड्स थे, जिनमें से प्रत्येक रुद्रेश की शिक्षाओं द्वारा किए जाने वाले विच्छेदन के एक अलग पहलू के अनुसार मापा, कैलिब्रेट गया था। मैं इसे सीधे उस तरह नहीं तोड़ सकती जैसे वीर ने कभी अंजलि के बंधन को तोड़ा था। उसने चक्र की इस सावधान बनावट का अध्ययन करते हुए सोचा, जिसे वो उसी विश्लेषणात्मक और धैर्यवान नजरिया से देख रही थी जो रावी ने इसी अभयारण्य में दशकों पहले उसके भीतर विकसित किया था। यदि मैंने पहले गलत परत को छेड़ दिया, तो एक ऐसे हिंसक टकराव का जोखिम पैदा हो जाएगा जिसके बारे में तारा ने कभी वीर को चेतावनी दी थी। बस इस बार एक के बजाय 3 गुना अधिक जटिलता से निपटना है। विहान, उसने चक्र के किनारे घुटनों के बल बैठते हुए धीरे से कहा, मुझे चाहिए कि तुम जितना हो सके स्थिर रहो, और यदि तुम समर्थ हो तो मुझे उस हर चीज के बारे में बताने का प्रयास करो जो वास्तव में तुम्हारे साथ हो रही है। उस युवा व्यक्ति का खंडित और तनाव से खींचा चेहरा उसकी आवाज की ओर घूमा। उसकी आंखों में वही बेबसी और व्याकुलता साफ दिख रही थी जो अंजलि ने दशकों पहले एक बंद तहखाने में वीर को दिखाई थी। दर्द, वो बमुश्किल बोल पाया। इस एक शब्द को कहने में भी उसका भारी प्रयास लग रहा था। कुछ खींच रहा है, दूर, हर चीज से। मेरी माँ का चेहरा, मैं अब उसे ठीक से याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। कीर्ति ने अपने सीने में एक ऐसा खौफ महसूस किया जो किसी साधारण खोजी चिंता से कहीं अधिक तीखा था। उसे केवल उसके अपनों और मोह माया से अलग नहीं किया जा रहा था, वो उन्हें पूरी तरह से खो रहा था। उसकी अपनी यादें जानबूझकर मिटाई जा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे वसंत के विफल निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ने कभी सरला की आंखों की रोशनी छीन ली थी। जो कुछ भी गलत हुआ था उसकी कीमत के रूप में। उसने घाट पर दशकों के धैर्यवान शिक्षण के दौरान तारा से मिली पुरानी शिक्षाओं का सहारा लेते हुए बंधन की पहली परत पर बहुत सावधानी से काम करना शुरू किया। वो सुरक्षा घेरे की संरचना को उसी तरह महसूस कर रही थी जैसे वीर ने कभी चित्रक के कच्चे और साधारण घेरों को महसूस किया था। उसने उस सावधान और सोची समझी बनावट को पहचान लिया जो विहान की टूटती हुई चेतना को एक जगह बांधे हुए थी। पहली परत अपेक्षाकृत आसानी से हट गई, जिसने उसके इस बढ़ते संदेह की पुष्टि कर दी कि रुद्रेश की पद्धति, भले ही अपनी भाषा और तर्कों में कितनी भी परिष्कृत क्यों न हो, अपने वास्तविक व्यवहारिक स्वरूप में मौलिक रूप से उसी तरह के हर पिछले विफल प्रयास के समान थी जिसका उसने घाट पर अपने पूरे जीवन में अध्ययन किया था। दूसरी परत कहीं अधिक कठिन साबित हुई। वो एक ऐसा सुरक्षा घेरा था जिसे उसने बढ़ते हुए डर के साथ महसूस किया, जो न केवल विहान की खंडित होती आत्मा को नियंत्रित करने के लिए था, बल्कि वह विच्छेदन की इस प्रक्रिया को सक्रिय रूप से ऊर्जा दे रहा था, जो उसकी यादों और अपनों के जुड़ाव को लगातार सोखकर बस्ती के ही किसी अन्य स्थान पर बने संग्रह केंद्र कलेक्शन पॉइंट की ओर भेज रहा था। ये केवल एक निष्कर्षण का प्रयास नहीं है, उसने दूसरी परत के किनारों पर सावधानी से काम करते हुए सोचा। यह एक हार्वेस्टिंग तंत्र, कटाई की प्रणाली है जो प्रलयन या खुद वसंत द्वारा बनाई गई किसी भी चीज से कहीं अधिक परिष्कृत है। वो वसंत की तरह निर्वाण में किसी एक बड़े और हिंसक विलय का प्रयास नहीं कर रहा है। वह धीरे धीरे, बहुत धैर्य के साथ अपने सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों को एक एक करके उनके अपनों की यादों से खाली कर रहा है, और वह जो कुछ भी एकत्र कर रहा है उसे किसी ऐसे बड़े उद्देश्य की ओर भेज रहा है जिसकी पहचान मैंने अभी तक नहीं की है। वो तीसरी और अंतिम परत तक पहुंची ही थी कि उसे कक्ष के बाहरी द्वार की ओर बढ़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। यह आरव द्वारा किए जाने वाले वादे के अनुसार हस्तक्षेप के समय से बहुत पहले था, और उन कदमों की लय ऐसी थी जिसने उसके सीने को तुरंत एक गहरी चिंता से भर दिया। कोई आ रहा है, विहान बमुश्किल बोल पाया। कष्ट में होने के बावजूद उसकी खंडित चेतना इतनी तीव्र थी कि उसने किसी के आने का एहसास कर लिया था। कृपया, मैं उस स्थिति में वापस नहीं जाना चाहता जैसी आपके आने से पहले थी। कृपया उन्हें आपको रोकने मत देना। कीर्ति ने खोजे जाने के खतरे के सामने एक अधूरे बचाव के भार को तौलते हुए तुरंत एक कठिन निर्णय लिया। यदि मैं अभी रुकती हूं तो तीसरी परत सक्रिय रहेगी, और वो उसके भीतर से जो कुछ भी सोख रही है वो जारी रहेगा। यदि मैं आगे बढ़ती हूं तो आने वाला व्यक्ति मुझे इस निष्कर्षण के बीच में ही पकड़ सकता है जहां मैं पूरी तरह से असुरक्षित और असहाय स्थिति में होंगी, ठीक उसी तरह जैसे हमारे संस्थापक कभी चित्रक के तहखाने के द्वार पर आ गए थे।
मैं रुक नहीं रही हूँ, उसने शांत स्वर में कहा। अब वो और तेजी से काम कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी इस सावधान और त्वरित एकाग्रता के सामने तीसरी परत की वो जटिल संरचना धीरे धीरे हार मान रही थी। हिम्मत रखो, विहान, बस थोड़ी देर और। कक्ष का बाहरी द्वार ठीक उसी समय खुला जब तीसरी परत आखिरकार पूरी तरह से मुक्त हो गई। कीर्ति का सामना बस्ती के उन साधारण पहरेदारों से नहीं हुआ जिनकी उसने थोड़ी बहुत उम्मीद की थी, बल्कि खुद रुद्रेश उसके सामने खड़ा था। उसके उस वास्तविक रूप से सौम्य और गंभीर चेहरे पर एक हैरान कर देने वाले आश्चर्य के भाव थे, जिसने उसे तुरंत बता दिया कि उसने भी इस विशेष टकराव की उम्मीद उतनी ही नहीं की थी जितनी की कीर्ति ने। तुम उत्तरी प्रांत की शिष्या हो, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें कीर्ति और विहान के अब मुक्त हो चुके, थके हुए शरीर के बीच बढ़ते हुए बोध के साथ घूम रही थी। तुम केवल एक निराश नई शिष्या नहीं हो जो त्वरित प्रशिक्षण की तलाश में आई थी, है ना? नहीं, कीर्ति ने सीधे उसका सामना करने के लिए खड़े होते हुए कहा। उसके अचानक आ जाने से जो डर कभी पैदा हो सकता था, वो अब उसके भीतर बिल्कुल नहीं था। उसकी जगह दशकों की सावधान तैयारियों से निर्मित एक कठिन परिस्थितियों से जीता गया स्थिर संकल्प था। मैं ओपन लेजर से कीर्ति हूँ, और मेरा मानना है, आचार्य रुद्रेश, कि आपने अपने आंदोलन को जिस भी सच्चे दर्शन के इर्द गिर्द खड़ा किया है, वह ठीक उसी अपराध को छुपाता है जिससे लड़ते हुए हमारे संस्थापकों ने अपना पूरा जीवन बिता दिया। रुद्रेश का वह गंभीर और सौम्य संयम थोड़ा सा टूटा और कुछ कहीं अधिक जटिल रूप में बदल गया। ये बिल्कुल वैसा हताश और व्याकुल विश्वास नहीं था जैसा वसंत ने अपने अंतिम दिनों में दिखाया था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे ध्यान से देखते हुए कीर्ति के लिए पूरी तरह से परिभाषित करना काफी कठिन था। तुम गलत समझ रही हो कि मैं क्या बना रहा हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में किसी सोचे समझे बचाव के बजाय एक वास्तविक और गहरी प्रतिबद्धता, कन्विक्शन, थी। विहान का कष्ट, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि यह अस्तित्व में है, या यह मुझे उस तुलना में कहीं अधिक परेशान करता है जितना मैंने अपने वरिष्ठ प्रशिक्षकों को देखने दिया है। लेकिन ये प्रक्रिया स्वयं आवश्यक है, लेडी कीर्ति। हर वास्तविक मोक्ष या श्रेष्ठता के लिए उस चीज को छोड़ना आवश्यक होता है जो उससे पहले थी। मैंने इस आवश्यकता का आविष्कार नहीं किया है। मैंने तो बस वर्षों के सावधान अध्ययन के माध्यम से यह सीखा है कि आत्माओं को इसमें से सही तरीके से कैसे निकाला जाए, बजाय इसके कि उन्हें अंधाधुंध प्रयास करने के लिए छोड़ दिया जाए, जैसा कि इतिहास में अनगिनत बिना मार्गदर्शन के साधकों ने प्रयास किया और विफल रहे। उन्हें किस ओर ले जाने के लिए, स्पष्ट रूप से? कीर्ति ने पूछा, उस सवाल के परिचित ठंडे आकार को अपनी जगह पर बैठते हुए महसूस करते हुए। तुम वास्तव में उस हर जुड़ाव और याद से क्या एकत्र कर रहे हो जिसे तुम्हारे सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है? जब से उनका ये टकराव शुरू हुआ था, पहली बार रुद्रेश की उन गंभीर, सौम्य आंखों के पीछे कुछ तैरता हुआ दिखा। यह अपराधबोध नहीं था, बल्कि एक ऐसी सतर्कता थी जिसने ये संकेत दिया कि उसका ये सवाल किसी ऐसे स्थान पर जाकर लगा था जिसके लिए उसका अपना सावधान आत्म औचित्य, सेल्फ जस्टिफिकेशन, उसे ईमानदारी से उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं कर पाया था। एक ऐसी चीज जो किसी भी एकल आत्मा द्वारा अकेले हासिल की जा सकने वाली चीज से कहीं अधिक महान है, उसने अंततः कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा विश्वास था जिसे कीर्ति ने बढ़ते हुए खौफ के साथ पहचाना कि यह पूरी तरह और वास्तविक रूप से सच्चा था। मैं वास्तव में वही बना रहा हूँ, लेडी कीर्ति, जिसका काउंसलर वसंत ने कभी निर्वाण में प्रयास किया था। बस अंतर यह है कि जहां वह अपनी जल्दबाजी और अधूरे सिद्धांतों के कारण विफल रहा, मुझे विश्वास है कि मैंने आखिरकार इसकी सही पद्धति खोज ली है। किसी अनिच्छुक अंशों के जबरन संचय से नहीं, और न ही इच्छुक लेकिन अप्रशिक्षित अनुयायियों के माध्यम से, बल्कि एक सावधान, व्यवस्थित विच्छेदन के माध्यम से, एक समय में एक जुड़ाव को तोड़कर, जिसे इतनी धीरे धीरे एकत्र किया जाता है कि किसी एक आत्मा का ढह जाना कभी भी बनाई जा रही उस बड़ी संरचना के लिए खतरा न बन सके। कीर्ति ने उस पूरे खौफनाक सच के भार को अपने सीने में उतरते हुए महसूस किया जिसे उसने उजागर किया था। ये भार उसकी महीनों की सावधान जांच से तैयार किए गए किसी भी अनुमान से कहीं अधिक भारी था। तुम केवल वसंत के पैटर्न को दोहरा नहीं रहे हो, उसने धीरे से कहा। तुमने इसे और परिष्कृत, रिफाइन कर दिया है। जहां उसे 200 आत्माओं को एक साथ इकट्ठा करने के लिए एक एकल, हिंसक विलय की आवश्यकता थी, तुमने एक ऐसा धैर्यवान तंत्र बनाया है जो हर एक शिष्य से बहुत धीरे धीरे, महीनों और वर्षों में उसे सोखता है। तुम जो कुछ भी एकत्र कर रहे हो, उसे उसी सदी पुरानी महत्वाकांक्षा की ओर भेज रहे हो जिसे पूरा करने के लिए वो खुद जीवित नहीं रहा। मेरा मानना है, रुद्रेश ने कहा, उसका वह गंभीर, सच्चा विश्वास अडिग था, भले ही उसके अपराध का पूरा आकार आखिरकार उनके बीच उजागर हो चुका था, कि मैं इसके बहुत करीब हूँ, लेडी कीर्ति।
उस एक सदी और उससे भी अधिक समय में किए गए किसी भी प्रयास की तुलना में कहीं अधिक करीब जिससे यह महत्वाकांक्षा जुड़ी हुई है। मैं तुमसे अपने उद्देश्य को समझने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं केवल ये चाहती हूं कि तुम पूरी ईमानदारी से इस बात पर विचार करो कि क्या ये कीमत, विहान का ये कष्ट और उसके जैसे जितने भी अन्य लोग हैं, वास्तव में उस चीज के योग्य हो सकती है जिसकी ओर मैं बढ़ रहा हूं, यदि मैं आखिरकार वास्तव में सही साबित होता हूं। कीर्ति ने एक लंबे, सावधान क्षण के लिए उसकी ओर देखा। उसे रावी द्वारा सिखाई गई हर बात का भार महसूस हुआ जो इस तरह के टकराव के बारे में थी, केवल एक दुश्मन की ताकत को हराना ही नहीं, बल्कि उस औचित्य का ईमानदारी से और पूरी तरह से उत्तर देना भी जो उस दुश्मन ने एक अक्षम्य कीमत को सही ठहराने के लिए बनाया था। मुझे इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने अंततः कहा। उसकी आवाज में वही स्थिर, अडिग स्पष्टता थी जिसका उपयोग रावी ने दशकों पहले खुद वसंत के खिलाफ किया था। क्योंकि मैं पूर्ण निश्चितता के साथ यह जानती हूं, आचार्य रुद्रेश, कि आपकी इस सदी पुरानी महत्वाकांक्षा का वास्तविक मूल्य क्या है। मैं एक ऐसे अभयारण्य में बड़ी हुई हूं जो पूरी तरह से ठीक इसी पैटर्न के मलबे से बना है, एक ऐसा स्मारक पत्थर जो उन सभी के नामों से खुदा हुआ है जिन्हें ये पहले ही निगल चुका है, और जीवित बचे लोगों का एक ऐसा समुदाय जिसने अपना पूरा जीवन मुझे ये सिखाने में बिताया कि आपकी यह वास्तविक श्रेष्ठता वास्तव में उन लोगों को क्या कीमत चुकाने पर मजबूर करती है जिन्हें यह ऊपर उठाने का दावा करती है। उसने उसकी गंभीर, सच्ची आंखों में सीधे देखा। आप चाहे जो भी मान रहे हो कि आप क्या बना रहे हैं, यह विहान के इस कष्ट के योग्य नहीं है, और न ही उन अनगिनत अन्य लोगों के जिन्हें आपने इसे पाने की चाह में पहले ही नुकसान पहुंचाया है। और मैं, ठीक उसी तरह जैसे मेरे अपने संस्थापकों ने कभी खुद वसंत के खिलाफ इरादा किया था, ये सुनिश्चित करने का इरादा रखती हूं कि यह यहीं समाप्त हो जाए, इससे पहले कि यह किसी और से वो सब कुछ छीन ले जो ये पहले ही इससे छीन चुका है। अध्याय 54 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे रुद्रेश का विश्वास, वॉट रुद्रेश बिलीव्स, जिसमें कीर्ति को यह निर्णय लेना होगा कि एक ऐसे खतरे का उत्तर कैसे दिया जाए जो किसी सोची समझी क्रूरता पर नहीं बल्कि एक वास्तविक, अडिग विश्वास पर बना है, और वह पाती है कि कुछ दुश्मनों के लिए एक अलग प्रकार के हिसाब किताब, रिकनिंग की आवश्यकता होती है, उस तुलना में जिसका सामना कभी उसके संस्थापकों ने किया था। अध्याय 55 रुद्रेश का विश्वास। रुद्रेश ने उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। उनके इस तनावपूर्ण टकराव में किसी भी अन्य चीज से बढ़कर इस बात ने कीर्ति को बताया कि उसका विश्वास वास्तव में कितना सच्चा और खतरनाक था। मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, लेडी कीर्ति, उसने शांत स्वर में कहा, जब वो विहान के थके हुए, मुक्त रूप को सावधानी से अपनी बाहों में समेट रही थी। आप मेरे द्वारा बनाई जा रही चीज के बारे में चाहे जो भी मानती हो, मेरा इरादा विहान के कष्ट को और अधिक हिंसा से बढ़ाने का नहीं है। इसे ले जाइए, जो भी नुकसान हुआ है उसका उपचार कीजिए। मैं यहीं रहूंगा और आपका नेटवर्क जो भी सवाल पूछना चाहता है उसका ईमानदारी और पूरी तरह से जवाब दूंगा। कीर्ति ने उसका बारीकी से अध्ययन किया, उस सोचे समझे धोखे को ढूंढने का प्रयास किया जिसकी उसने थोड़ी बहुत उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय उसे केवल वही गंभीर, अडिग विश्वास मिला जिसने उन्हें उनकी पहली ही मुलाकात से असहज कर दिया था। तुम भागने वाले नहीं हो, उसने धीरे से कहा, या लड़ने वाले भी नहीं, तुम बस ये सब होने देने वाले हो। मैंने अपना पूरा वयस्क जीवन यह विश्वास करते हुए बिताया है कि मैं एक ऐसी चीज बना रहा हूं जो अपनी कीमत के योग्य थी, रुद्रेश ने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी थकावट थी जो उनकी पहले की बातचीत में नहीं थी। मैं अब भी नहीं जानता कि वो विश्वास वास्तविक बुद्धिमत्ता था या केवल उसी तरह का सदी पुराना आत्ममोह जिसने हर उस पूर्ववर्ती को निगल लिया जिसके पैटर्न को मैंने अनजाने में दोहराया है। मुझे लगता है शायद मेरा विहान और उस हर व्यक्ति के प्रति यह कर्तव्य है जिसे मेरी शिक्षाओं ने नुकसान पहुंचाया है, कि मैं आखिरकार पूरी ईमानदारी से यह जान सकूं कि दोनों में से सच क्या है। आरव 1 घंटे से भी कम समय में नेटवर्क के सावधानीपूर्वक तैनात किए गए सहयोगियों के साथ वहां पहुंच गया। रुद्रेश के साथ टकराव समाप्त होते ही कीर्ति के आपातकालीन संकेत ने उसे सतर्क कर दिया था। बस्ती के उस प्रतिबंधित कक्ष में पहुंचने पर उसने जो दृश्य देखा वो उस संकट से कहीं अधिक शांत था जिसके लिए उसने खुद को तैयार किया था। वो बस प्रतीक्षा कर रहा है, आरव ने रुद्रेश के उस स्थिर, संयमित रूप को स्पष्ट भ्रम के साथ देखते हुए कहा। न लड़ रहा है, न भाग रहा है, बस यहां बैठा है और हमें उसे हिरासत में लेने दे रहा है। मुझे लगता है, कीर्ति ने विहान की थकी हुई, नाजुक रिकवरी का सावधानी से ध्यान रखते हुए कहा, कि वो खुद भी अब वास्तव में नहीं जानता कि क्या उसका अपना विश्वास कभी वास्तव में सही था। मुझे लगता है कि इस अनिश्चितता का ईमानदारी से सामना करना उसके लिए इस समय किसी भी परिणाम से बचने से कहीं अधिक मायने रखता है। इसके बाद के महीनों में जो औपचारिक हिसाब किताब, रिकनिंग हुआ,
वह न तो प्रलयन के उस छत वाले हिंसक टकराव जैसा था और न ही निर्वाण में वसंत के उस अंतिम हताश विलय के प्रयास जैसा। रुद्रेश ने ओपन लेजर की सावधान जांच में पूरी तरह से सहयोग किया। उसने अपनी पद्धतियों, अपने शिष्यों को जोड़ने के तरीकों और पिछले कई वर्षों में अपनी विच्छेदन तकनीक से जो कुछ भी हासिल किया था, उसका विस्तृत विवरण दिया। कुल मिलाकर 6 शिष्यों को पूरी विच्छेदन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, उसने कीर्ति से कहा। यह उन कई लंबी, कठिन बातचीत के दौरान हुआ जो नेटवर्क द्वारा उसके निरंतर सहयोग के लिए व्यवस्थित किए गए साधारण कमरों में की गई थी। विहान 7वां था और पहला ऐसा जिसे प्रक्रिया पूरी होने से पहले बचा लिया गया। बाकी 6। वह रुका, उसकी उस गंभीर आवाज में एक वास्तविक दुख का भाव उभरा। मैं नहीं जानता कि वे वर्तमान में किस स्थिति में है। मैंने उन सभी से विच्छेदन द्वारा जो कुछ भी उत्पन्न हुआ था उसे एकत्र किया और उसे बहुत सावधानी से संग्रहित स्टोर किया, ठीक उसी तरह जैसे काउंसलर वसंत कभी अपने संचित अंशों को संग्रहित करता था। मैंने कभी अंतिम विलय का प्रयास नहीं किया। मैं खुद से कहता रहा कि मैं सही परिस्थितियों, एकत्रित टुकड़ों की सही संख्या की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं अब सोचता हूं कि क्या मैं भीतर से अपने स्वयं के सिद्धांत की वैधता से उतना ही डरा हुआ था जितना कि मैं इसके निश्चित होने का दावा करता था। अगले महीनों में बस्ती के अपने रिकॉर्ड्स की सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित खोज के माध्यम से पिछले 6 पीड़ितों का पता लगा लिया गया। 3 पीड़ित आंदोलन के भीतर ही जीवित पाए गए। उनके विच्छेदित जुड़ाव कभी भी पूरी तरह से रुद्रेश के भंडारण तंत्र में एकत्र नहीं हो पाए थे। एक बार ठीक से पहचान और उपचार हो जाने के बाद उनकी क्रमिक रिकवरी, सुधार का मार्ग घाट पर दशकों पहले हुई अंजलि की अपनी हीलिंग के समान रहा। 2 अन्य, जो अधिक गंभीर रूप से प्रभावित थे, उन्हें कहीं अधिक गहन देखभाल की आवश्यकता थी। उनका सुधार महीनों के बजाय वर्षों में फैला, लेकिन अंततः धैर्यपूर्ण उपचार के साथ उनसे जो कुछ भी छीना गया था, उसकी एक वास्तविक, भले ही कठिन संघर्ष से जीती गई बहाली, रेस्टोरेशन हासिल हो गई। 7वीं, वो पहली पीड़िता थी जिसके विच्छेदित जुड़ाव ने रुद्रेश को ये पहला प्रमाण दिया था कि उसका सिद्धांत वास्तव में काम कर सकता है। उसकी वर्षों पहले मृत्यु हो गई थी। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसे बस्ती के चुपचाप अपराधबोध से दबे वरिष्ठ प्रशिक्षकों ने आखिरकार पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, जब पूरी जांच के भार ने और अधिक छिपाना असंभव बना दिया। मैंने उसे मार डाला, रुद्रेश ने कहा, जब कीर्ति ने आखिरकार उसके सामने उस पुष्ट मृत्यु का सच रखा। उनकी इस पूरी लंबी जांच में पहली बार उसका वो गंभीर संयम पूरी तरह से टूट गया। किसी द्वेष के कारण नहीं, बल्कि उसी धैर्यवान, सावधान विश्वास के कारण जिसने मुझे यह मानने पर मजबूर किया कि हर अगला प्रयास केवल एक सुधार था, केवल एक प्रगति थी, केवल अंततः इसे सही करने की एक आवश्यक कीमत थी। उसकी आवाज टूट गई। मैं वर्षों तक खुद से कहता रहा कि उसकी मृत्यु एक शुरुआती, खेदजनक गलत गणना थी, न कि यह प्रमाण कि मेरा पूरा आधार अपनी बुनियादी नींव से ही गलत था। उसका नाम क्या था? कीर्ति ने शांति से पूछा। अनन्या, रुद्रेश ने कहा, और उसकी उस टूटी हुई आवाज में पहली बार आत्मा औचित्य के किसी भी बचे हुए अंश के बजाय एक वास्तविक और पूर्ण दुख था। वो 17 वर्ष की थी। उसने मुझ पर पूरी तरह से विश्वास किया था, ठीक उसी तरह जैसे हर शिष्य ने मेरी शिक्षाओं पर विश्वास किया। मैंने उसके बाद के वर्ष खुद से ये कहते हुए बिताए हैं कि उसकी मृत्यु उस अंतिम सफलता की तुलना में कम मायने रखती है जो इसे सही ठहरा सकती थी। मैं अब ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, लेडी कीर्ति। मैं वास्तव में इस पर तब से विश्वास नहीं करता जब आपने मुझसे पूछा था कि मैं वास्तव में क्या एकत्र कर रहा हूं, और मैंने आखिरकार अपने ही उत्तर में सुना कि वह औचित्य वास्तव में कितना खोखला लग रहा था। पूर्वी परिषद के अपने औपचारिक ट्रिब्यूनल ने, जो कुछ महीनों बाद आयोजित हुआ, एक ऐसा फैसला सुनाया जो प्रलयन के अपने मूल अधूरे हिसाब किताब से कहीं अधिक गंभीर था। हालांकि कीर्ति ने राहत और निरंतर दुख के एक जटिल मिश्रण के साथ ध्यान दिया कि रुद्रेश के पूर्ण सहयोग और उसके वास्तविक, प्रलेखित पछतावे के कारण इसमें कुछ नरमी भी शामिल थी। पूर्वी सीट पर काउंसलर ईश्वरी के अपने उत्तराधिकारी ने, कीर्ति ने ट्रिब्यूनल की समाप्ति के बाद एकत्रित नेटवर्क को रिपोर्ट दी, औपचारिक रूप से रुद्रेश को सभी पदों से वंचित कर दिया, उसकी साधना को समीक्षा के बिना स्थायी रूप से सील कर दिया, और द सेकंड डॉन की सभी संपत्तियों को हर प्रलेखित पीड़ित की देखभाल और बहाली की ओर मोड़ने का आदेश दिया। ये ठीक उसी मिसाल का अनुसरण करता है जो हमारे अपने संस्थापकों ने खुद वसंत के खिलाफ स्थापित की थी। और व्यक्तिगत रूप से रुद्रेश का क्या हुआ? आरव ने पूछा। उसने बिना किसी विरोध के फैसले को स्वीकार कर लिया, कीर्ति ने कहा। उसने कार्यवाही के अंत में पूछा कि क्या उसे अपने बचे हुए वर्षों को अपने पीड़ितों के सुधार में सहायता करने में बिताने की अनुमति दी जा सकती है, ट्रिब्यूनल द्वारा उचित समझे गए किसी भी पर्यवेक्षण, सुपरविजन के तहत। परिषद ने सावधानीपूर्वक और निरंतर निगरानी के अधीन
अस्थायी रूप से इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। वो एक पल के लिए शांत रही। मैं नहीं जानती कि वो दया का पात्र है या नहीं, या ये केवल उसी तरह का एक जटिल, अधूरा न्याय है जिसे हमारे संस्थापकों को दशकों पहले प्रलयन के अपने अधूरे ट्रिब्यूनल को देखते समय स्वीकार करना पड़ा था। वो कुछ सप्ताह बाद अनन्या के अपने परिवार से मिलने गई, अपने साथ उसी सावधान, ईमानदार दुख को लेकर जिसे उसके नेटवर्क ने दशकों के इस तरह के कठिन काम के माध्यम से उन परिवारों को देना सीखा था जिन्होंने किसी ऐसे पैटर्न में अपने किसी को खो दिया था जो इतना पुराना और इतना धैर्यवान था कि उसकी पूरी तरह से पहले से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वो लोगों की मदद करना चाहती थी, अनन्या की मां ने कीर्ति से कहा। उनका अपना दुख वर्षों के अनिश्चित विलाप के बाद आखिरकार एक उचित, ईमानदार समाधान पाकर शांत हो चुका था। वो आचार्य रुद्रेश जो कुछ भी सिखा रहे थे, उस पर पूरी तरह से विश्वास करती थी। मैंने वर्षों तक खुद से कहा कि उनकी सेवा में उसकी मृत्यु का कोई न कोई अर्थ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा न मानना उसे 2 बार खोने जैसा महसूस होता था। मुझे लगता है कि इसका एक अर्थ था, कीर्ति ने धीरे से कहा। उस तरह से नहीं जैसा रुद्रेश कभी मानता था, लेकिन उसकी मृत्यु उस कारण का हिस्सा है जिससे 6 अन्य जीवन अंततः बचाए जा सके, और उस कारण का हिस्सा है जिससे यह विशेष पैटर्न, इस विशेष रूप में, कभी किसी और को दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह इतनी कम उम्र में उसे खोने की त्रासदी को मिटा देता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि उसका नाम, उचित रूप से, उस अभयारण्य के स्मारक पत्थर पर होना चाहिए जिसने मुझे पाला है, मेरा, सरला और हर उस व्यक्ति के साथ जिसके नुकसान ने अंततः हम बाकी लोगों को ये सिखाया कि वास्तव में किस चीज पर नजर रखनी है, और किसका जवाब देना है। कीर्ति उस शरद ऋतु में घाट लौट आई। द सेकंड डॉन का हिसाब किताब आखिरकार पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। वो एक बार फिर अभयारण्य के स्मारक पत्थर के सामने खड़ी थी, आरव को उसकी लगातार बढ़ती सतह पर बहुत सावधानी से एक नया नाम उखेरते हुए देख रही थी। अनन्या, नए अक्षरों में लिखा था, उन पुराने, मौसम की मार झेले नामों के पास जिन्हें कीर्ति बचपन से ही जुबानी जानती थी। 17 वर्ष की आयु, एक ऐसे पैटर्न का शिकार होने वाली पहली, जो आखिरकार यहां पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक और नाम, आरव ने शांति से कहा, अपनी सावधानीपूर्वक नक्काशी पूरी करते हुए। मैं सोच रहा हूं कि हमारे जाने के बाद जो भी पीढ़ियां इस काम को जारी रखेंगी, ये पत्थर अंततः ऐसे कितने और नामों को थोमेगा। मैं नहीं जानती, कीर्ति ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे लगता है कि रावी का इतने वर्ष पहले यहां यही बनाने का इरादा था। जीत का कोई स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवित रिकॉर्ड जो बढ़ता रहता है, याद रखता है, और किसी भी छीने गए जीवन को बस चुपचाप ओझल और गायब हो जाने देने से इनकार करता है। उसने अपना हाथ उस ठंडे पत्थर पर रखा, अपने संस्थापकों के मूल, कठिन परिस्थितियों से जीते गए कार्य के ऊपर अपनी पीढ़ी द्वारा बनाई गई हर चीज के भार को महसूस करते हुए। मेरा मानना है कि जब तक ये पत्थर बढ़ता रहेगा, ओपन लेजर का वास्तविक उद्देश्य बिल्कुल वही रहेगा जो हमेशा था, एक ऐसा हिसाब किताब जो बंद होने से इनकार करता है, जब तक कि यह पैटर्न इसे दोबारा उठाने के लिए तैयार नए हाथ ढूंढता रहेगा। अध्याय 55 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे लंबी निगरानी, द लॉन्ग वॉच, जिसमें ओपन लेजर अपने निरंतर, पीढ़ीगत कार्य में स्थापित हो जाता है, और कीर्ति इस बात पर विचार करती है कि एक ऐसी लड़ाई को विरासत में पाने का वास्तव में क्या अर्थ है जिसका शायद कभी भी, वास्तव में, कोई अंतिम अंत न हो। अध्याय 56, लंबी निगरानी, सेकंड डॉन, दूसरा सवेरा, के हिसाब किताब के बाद के साल एक ऐसी लय में ढल गए जिसे कीर्ति ने एक खट्टे मीठे दर्द के साथ पहचान लिया। ये बिल्कुल वैसी ही शांत, निरंतर चलने वाली गति थी जिसके बारे में खुद रावी ने तब बताया था जब वसंत की सदियों पुरानी महत्वाकांक्षा आखिरकार पूरी तरह समाप्त हो गई थी। यह नेटवर्क अपना धैर्यपूर्ण, सावधानी भरा काम करता रहा। छोटे छोटे पैटर्न को शुरुआत में ही पकड़ लिया जाता, परिवारों को उनके बच्चों की प्रतिभा द्वारा ठीक उसी तरह का ध्यान आकर्षित करने से पहले ही सचेत कर दिया जाता जिसने कभी मीरा, अंजलि और अब हाल ही में बेचारी अनन्या को अपना ग्रास बना लिया था। घाट खुद भी आगे बढ़ता रहा, इसके स्मारक पत्थर पर नए नाम जुड़ते रहे। ये गति सेकंड डॉन के अपने संक्षिप्त और तीव्र संकट की तुलना में काफी धीमी थी, लेकिन ये कभी पूरी तरह से नहीं थमी, ठीक उसी तरह जैसे रावी हमेशा जोर देकर कहती थी कि यह कभी सच में थम नहीं सकती। क्या तुम्हें कभी आश्चर्य होता है, रुद्रेश के अपने न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल, के समाप्त होने के वर्षों बाद, एक शांत शाम को मीरा ने पूछा, कि क्या इस लड़ाई का वास्तव में कोई अंत है? या क्या हम केवल कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी अनिश्चित काल तक चलते रहना है, और ये देखना है कि यह वही पुराना पैटर्न आखिरकार क्या नया रूप लेता है? कीर्ति ने इस सवाल पर ध्यान से विचार किया। उसने उस हर चीज का भार महसूस किया जो उसे रावी के मूल संस्थापक कार्य से विरासत में मिली थी,
और जिसे उसने नेटवर्क का नेतृत्व करने के अपने लंबे कार्यकाल के दौरान आगे बढ़ाया और निर्मित किया था। मैं कभी मानती थी कि इसका अंत हो सकता है, उसने स्वीकार किया। मुझे लगता है कि खुद रावी को भी कुछ समय के लिए यह विश्वास था कि विशेष रूप से वसंत को हराने से यह विशेष अध्याय हमेशा के लिए बंद हो सकता है। अब मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है कि यह पैटर्न, धैर्यपूर्ण महत्वाकांक्षा, किसी बड़े, स्वतः उचित ठहराए गए उद्देश्य के लिए दूसरों की बलि देने की इच्छा, महज एक ऐसा रूप है जिसे मानव स्वभाव हर पीढ़ी में बार बार खोज लेता है, चाहे वो वसंत की सदी का विशिष्ट पाठ सीखे या रुद्रेश के अपने हालिया परिष्कृत रूप का। वो एक पल के लिए शांत रही। मुझे लगता है कि वास्तविक काम पैटर्न को स्थायी रूप से समाप्त करना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा धैर्यवान और ईमानदार बनाना है जो हर बार इसके उभरने पर, जब तक आवश्यक हो, इसका उत्तर दे सके। कुछ वर्षों बाद सक्रिय फील्डवर्क से आरव की क्रमिक सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट, एक ऐसा बदलाव थी जिससे निपटने में कीर्ति को अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा दुख हुआ। वो अपने सबसे पुराने दोस्त और सबसे करीबी सहयोगी को उस दैनिक कार्य से पीछे हटते हुए देख रही थी जिसे उन्होंने लगभग 5 दशकों तक एक साथ साझा किया था। मैं पूरी तरह से नहीं छोड़ रहा हूं, उसने उससे कहा। वो उस साधारण कुटिया में बस रहा था जिसे घाट ने उसकी सेवानिवृत्ति के लिए तैयार किया था। कीर्ति ने एक दर्द के साथ महसूस किया कि यह बिल्कुल उसी सौम्य बदलाव की गूंज थी जो दशकों पहले खुद ईशानी ने किया था। मेरा इरादा पढ़ाना जारी रखने, सलाह देते रहने और इस जगह को उसी तरह बढ़ते हुए देखने का है जैसे मैंने इसे अपने पूरे वयस्क जीवन में बढ़ते देखा है। मुझे बस लगता है कि अब अगली पीढ़ी के लिए सक्रिय कार्य को आगे बढ़ाने का समय आ गया है, ठीक उसी तरह जैसे हमने कभी रावी के मूल गठबंधन से इसे आगे बढ़ाया था। तुम्हारे मन में कौन है? कीर्ति ने पूछा, हालांकि उसे लगा कि वह पहले से ही जवाब जानती थी। नेटवर्क के समन्वय, कोऑर्डिनेशन के लिए मीरा, आरव ने कहा। और घाट के नेतृत्व के लिए, अंततः, जब तुम भी उसी तरह पीछे हटने के लिए तैयार हो जाओगी जैसे मैं अब हट रहा हूं, मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानती हो कि उस भूमिका का हकदार कौन है। प्रिशा, वो लड़की जिससे कीर्ति ने सेकंड डॉन में अपनी सावधानीपूर्वक घुसपैठ के दौरान पहली बार दोस्ती की थी, अपने बचाव के बाद के वर्षों में घाट पर ही रही थी। रुद्रेश की एकांतवादी शिक्षाओं से उबरने के उसके अपने प्रयास धीरे धीरे एक वास्तविक, कड़ी मेहनत से अर्जित उद्देश्य में बदल गए थे, जिसे देखकर कीर्ति को शांत गर्व महसूस हुआ। ये बिल्कुल उसी रास्ते का प्रतिबिंब था जिस पर कीर्ति खुद कभी एक बचाए गए बच्चे के रूप में चली थी, जिसने इसी अभयारण्य में अपने कदम जमाए थे। मैं अगले खतरे की पहचान करने में मदद करना चाहती हूँ, जब भी वो सामने आए, प्रिशा ने कीर्ति से कहा। अब वह अपने 30वें दशक में थी और उसकी अपनी शांत ताकत उस डरी हुई, अकेली लड़की से काफी बढ़ चुकी थी जिससे कीर्ति सालों पहले पहली बार मिली थी। मैं भीतर से ठीक से समझती हूँ कि कैसे एक ईमानदार, प्रतीत होने वाला परोपकारी दर्शन वास्तविक नुकसान को छुपा सकता है। मुझे लगता है कि यह समझ किसी दिन काम आ सकती है, ठीक उसी तरह जैसे रुद्रेश के सावधानीपूर्वक निर्मित आंदोलन के खिलाफ तुम्हारा ये समझना काम आया था कि काल भ्रष्ट होने का वास्तव में क्या मतलब होता है। मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कीर्ति ने कहा। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने कभी बचाया था, एक ऐसे इंसान के रूप में विकसित होते देखने की विशेष गर्माहट उसने महसूस की जो खुद बचाव कार्य को आगे बढ़ाने में सक्षम थी। मुझे तुम्हें इसे आगे बढ़ाते हुए देखकर सम्मान महसूस होगा, प्रिशा, जब भी समय आएगा। इन ठहरते हुए वर्षों में स्मारक पत्थर का धीमा, निरंतर विकास जारी रहा। नए नामों को सावधानी से जोड़ा गया, जिनमें से प्रत्येक या तो उस त्रासदी का प्रतीक था जिसे नेटवर्क समय रहते रोकने में कामयाब रहा था, या फिर अधिक कठिन मामलों में जहां वे पूरी तरह से सहायता करने के लिए बहुत देर से पहुंचे थे। कीर्ति इन शांत वर्षों में अक्सर वहां जाती थी और अपने संस्थापकों के परिचित, समय की मार झेले हुए नामों के साथ साथ उन नए नामों को छूती थी जो उसकी अपनी पीढ़ी के काम ने अनिवार्य रूप से पैदा किए थे। रावी, अर्जुन, कावेरी, तारा, सरला, मीरा, अंजलि, उसने सोचा। वो उन नामों को उसी क्रम में पढ़ रही थी जो उसने एक बच्चे के रूप में दशकों पहले याद किए थे, जब वो आरव और अन्य संस्थापक पीढ़ी को घाट की शाम की आग के आसपास अपनी कड़ी मेहनत से जीती गई कहानियां सुनाते हुए सुनती थी। अनन्या, विहान के अपने 6 साथी पीड़ित, जिनमें से 3 अपने अंतिम बचाव के बाद जीवित नहीं बच सके, और जो कोई भी अगला आएगा, इस पैटर्न के दोबारा उभरने के लिए चुने गए किसी भी रूप में। उसने एक शांत शाम को आरव को स्मारक पत्थर के पास पाया, जो उसकी अपनी सौम्य सेवानिवृत्ति के कुछ साल बीतने के बाद का समय था। उसका झुर्रियों वाला हाथ ठंडी, नक्काशीदार सतह पर उस विशेष श्रद्धा के साथ टिका हुआ था जो उस व्यक्ति में होती है जिसने अपना पूरा वयस्क जीवन ये समझने में बिताया हो कि वो पत्थर वास्तव में किसका प्रतिनिधित्व करता है। क्या तुम्हें लगता है कि हमने पर्याप्त किया है?
उसने बिना मुड़े पूछा। रावी और दूसरों ने इसे वसंत की विशिष्ट सदी का जवाब देने के लिए बनाया था। हमने अपना जीवन इसी पैटर्न के रुद्रेश द्वारा परिष्कृत रूप का जवाब देने में बिता दिया है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या इस तरह के काम के लिए पर्याप्त शब्द भी एक सार्थक प्रश्न है। कीर्ति उसके पास बैठ गई। उसने इस सवाल के वजन को उस हर चीज के सामने महसूस किया जो उसके अपने जीवन भर के सावधान, धैर्यपूर्ण काम ने उसे सिखाया था। मुझे नहीं लगता कि पर्याप्त सही पैमाना है, उसने आखिरकार कहा। मुझे लगता है कि खुद रावी ने इसे बहुत पहले समझ लिया था, इससे पहले कि हम दोनों इसे ठीक से समझने के लायक बड़े होते। ये कभी भी किसी ऐसे अंतिम बिंदु तक पहुंचने के बारे में नहीं था जहां काम पूरा हो जाए और हम बस यह मानकर आराम कर सके कि यह पैटर्न स्थायी रूप से पराजित हो चुका है। उसने अपनी बूढ़ी उंगलियों से पत्थर के पुराने नामों को छुआ। मुझे लगता है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि यह पैटर्न अंततः जिसे भी ढूंढे, चाहे कोई भी बच्चा हो, कोई भी साम्राज्य हो या कोई भी इच्छुक सच्चा आस्तिक हो जिसे यह विश्वास हो कि उसकी अपनी महत्वाकांक्षा किसी और की पीड़ा को उचित ठहराती है, उसका सामना किसी ऐसी चीज से हो जो इतनी धैर्यवान और ईमानदार हो कि वह इसका उत्तर दे सके हर एक बार जब तक मानव स्वभाव इसी पुरानी ललक को दोबारा खोजता रहेगा। यह एक ऐसा भारी उत्तराधिकार विरासत है जिसे अधिकांश संस्थापक पीढ़ियां अपने पीछे नहीं छोड़ती, आरव ने कहा। मुझे लगता है कि यही एकमात्र ईमानदार विरासत उपलब्ध है, कीर्ति ने कहा। रावी ने मुझे ये सिखाया था, ठीक उसी तरह जैसे उसने इस अभयारण्य की देखरेख से गुजरने वाले हर व्यक्ति को सिखाया था। अंत शायद ही कभी उतने साफ सुथरे होते हैं जितना हम चाहते हैं, लेकिन काम खुद, एक भी चुराए गए जीवन को यूं ही बंद और गायब न होने देने का धैर्यपूर्ण, सावधान, निरंतर चलने वाला काम, वह जारी रहता है, चाहे किसी एक अध्याय का अंत कितना भी साफ या उलझा हुआ क्यों न हो। शाम ढलने पर वह स्मारक पत्थर से उठी और उसने अपने चारों ओर घाट के समृद्ध समुदाय को अपनी परिचित शाम की दिनचर्या में ढलते देखा। प्रिशा और मीरा बगीचे के पास गहन, विचारपूर्ण बातचीत में लगी थी। बचाए गए बच्चों और ठीक हो रहे जीवित बचे लोगों की एक नई पीढ़ी अभयारण्य के मैदान में उसी सहज, कड़ी मेहनत से अर्जित अपनेपन के साथ घूम रही थी जिसे कीर्ति ने खुद दशकों पहले एक डरी हुई 6 साल की बच्ची के रूप में यहाँ पाया था, जो मानती थी कि वो पूरी तरह से अकेली है। यह वही है जो रावी ने बनाया था, उसने सोचा। उसने अपने बूढ़े होते सीने में 9 दशकों के निरंतर, धैर्यपूर्ण कार्य के पूरे वजन और गर्माहट को महसूस किया। एक अकेली जीत नहीं, एक जीवित विरासत जो बढ़ती रहती है, ठीक करती रहती है, और यह पुराना पैटर्न आखिरकार जो भी नया रूप चुनता है, उसका जवाब देती रहती है। मैं नहीं जानती कि इस काम को और कितनी पीढ़ियों की आवश्यकता है। मैं नहीं जानती कि क्या ये पैटर्न कभी वास्तव में नए हाथों को ढूंढना बंद कर देगा जो इसे वापस उठाने के लिए तैयार हो। लेकिन मैं जानती हूँ, आज रात यहाँ खड़े होकर, कि यह अभयारण्य किस तरह का उत्तर देना जारी रखने का इरादा रखता है, जब तक कि इसके लिए समय लगे। अध्याय 56 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे प्रिशा की निगरानी, प्रिशस वॉच, जिसमें एक नई पीढ़ी ओपन लेजर के निरंतर कार्य को संभालती है, और रावी के पुनर्जन्म की कहानी आखिरकार और पूरी तरह से एक संस्थापक किंवदंती के दायरे में चली जाती है जो आगे आने वाली हर चीज को प्रेरित करती है। अध्याय 57 प्रिशा की निगरानी। कीर्ति का निधन उनके 94वें वर्ष में बड़ी शांति से घाट के किनारे बनी उसी छोटी सी कुटिया में हुआ जहां कभी सरला ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। उनके अंतिम समय में उनके चारों ओर प्रिशा, मीरा, विहान और लगभग 1 सदी के निरंतर, धैर्यपूर्ण कार्य के दौरान इस अभयारण्य में एकत्रित हुए बचाए गए बच्चों और ठीक हो रहे जीवित बचे लोगों का एक विशाल, फैला हुआ परिवार मौजूद था। मुझे उस नदी के बारे में बताओ, उन्होंने अपने अंतिम दिनों में प्रिशा से पूछा। उम्र के कारण उनकी आवाज पतली हो गई थी, लेकिन उनका दिमाग आश्चर्यजनक रूप से उसी स्पष्ट और स्थिर बुद्धिमत्ता से भरा था जो उन्होंने अपने पूरे लंबे जीवन में संजोकर रखी थी। वह नदी जिसमें रावी पहली बार डूबी थी। बचपन में मुझे वो कहानी सुनना हमेशा बहुत पसंद था। एक 7 साल की बच्ची एक साधारण रात को एक साधारण नदी में डूब रही थी, प्रिशा ने सुनाया। घाट की शाम की आग के चारों ओर दशकों तक बार बार सुनाए जाने के कारण ये कहानी बिल्कुल सहज और जुबां पर चढ़ी हुई बन चुकी थी। और एक बूढ़ी सन्यासिन, तपस्विनी, जिसने अपनी भाग्य रेखा में कुछ अजीब महसूस किया, और बिना ये जाने कि उसने वास्तव में क्या खोज लिया है, उसे नदी से बाहर निकाल लिया। यही वह हिस्सा है जो मुझे हमेशा सबसे ज्यादा पसंद आया है, कीर्ति ने कहा। उनकी आवाज और धीमी होती जा रही थी। लड़ाई नहीं, न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल या बचाव कार्य भी नहीं, और न ही वसंत का वो अंतिम हिसाब किताब।
बस एक बूढ़ी औरत जो एक डूबते हुए बच्चे को नदी से बाहर निकालने का फैसला सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि उस बच्ची में कुछ ऐसा है जिसे बचाया जाना चाहिए। उनकी आंखें धीरे धीरे शांति से बंद हो गईं। मुझे उम्मीद है कि हमारे बाद जो कोई भी आएगा वो सबसे ज्यादा इसी हिस्से को याद रखेगा। बाकी सब कुछ उसी एक सीधे सरल फैसले से उपजा है। उसी रात उनका निधन हो गया। उनका झुर्रियों वाला हाथ अभी भी प्रिशा के हाथ में था। इसके बाद के दिनों में घाट का पूरा समुदाय एक ऐसे जीवन को सम्मान देने के लिए इकट्ठा हुआ जिसने उन सभी पीढ़ियों पहले रावी द्वारा परिकल्पित कार्य के प्रति लगभग एक पूरी सदी तक निरंतर धैर्यपूर्ण सेवा की थी। आने वाले महीनों में प्रिशा ने औपचारिक रूप से घाट का नेतृत्व संभाल लिया। सेकंड डॉन की एक डरी हुई अकेली रंगरूट से इस अभयारण्य की एक स्थिर सक्षम संरक्षक के रूप में उसका रूपांतरण अब पूरा हो चुका था। नेतृत्व के अपने शुरुआती हफ्तों में वो अक्सर उस स्मारक पत्थर के सामने खड़ी पाई जाती थी जो लगभग एक सदी के दौरान काफी बड़ा और समय की मार झेला हुआ हो चुका था, उस मामूली पत्थर की तुलना में कहीं अधिक जिसे रावी के मूल गठबंधन ने पहली बार स्थापित करवाया था। कीर्ति उस पर जुड़ा नया नाम पढ़ा जा सकता था, जिसके अक्षर पत्थर की पुरानी घिसी हुई सतह पर अभी भी बिल्कुल साफ और ताज़ा थे। 94 वर्ष, वो बच्ची जिसने पूरे महाद्वीप को ये सिखाया कि किसी भी कालभ्रष्ट आत्मा को कभी भी खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अंत के समय मुझसे पूछा था, प्रिशा ने मीरा से कहा, एक शांत शाम को दोनों उस पत्थर के सामने साथ खड़ी थी, कि इन सब के बाद ओपन लेजर का वास्तविक उद्देश्य क्या था। मैंने उन्हें वही बताया जो उन्होंने मुझे सिखाया था, कि यह पैटर्न को स्थायी रूप से समाप्त करने के बारे में नहीं था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी यह सुनिश्चित करने के बारे में था कि यह पैटर्न अंततः जिसे भी ढूंढे उसे इसका सामना पूरी तरह से अकेले न करना पड़े। क्या उस जवाब से उन्हें संतुष्टि मिली? मुझे ऐसा लगता है, प्रिशा ने कहा। वो मुस्कुराई और मुझसे कहा कि मैंने बिल्कुल वही सीखा है जो वो सिखाने की उम्मीद रखती थी। मुझे लगता है कि अपने पूरे जीवन में मुझे किसी भी चीज पर इतना गर्व महसूस नहीं हुआ जितना उनसे ये सुनकर हुआ था। इसके बाद के वर्षों में अपने हिस्से के छोटे छोटे संकट भी आए और प्रिशा ने हर एक का सामना उसी धैर्यपूर्ण सावधानी भरी कार्यप्रणाली से किया जो रावी के मूल संस्थापक कार्य के बाद से हर पीढ़ी की पहचान रही थी। पश्चिमी प्रांतों में एक छोटा सा पंथ सामने आया जो ठीक उसी पैटर्न के एक कच्चे अपरिष्कृत रूप का प्रयास कर रहा था जिसे पहचानने में ओपन लेजर ने पीढ़ियों का अनुभव हासिल किया था। एक हताश और शोकग्रस्त परिवार था जिसके बच्चे का रहस्यमय ढंग से गायब होना सावधानीपूर्वक जांच के बाद एक साधारण दुर्घटना से अधिक कुछ नहीं निकला और उसका पैटर्न से कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी उसी सावधानी और गहनता से उसकी जांच की गई और एक उत्तरी प्रांत में मिली एक कालभ्रष्ट बच्ची जिसकी अपनी अजीब दोहरी यादों ने उसे तुरंत एक ऐसी आत्मा के रूप में चिन्हित कर दिया जिसे नेटवर्क ने एक सदी तक सुरक्षित रखना और उसका स्वागत करना सीखा था। उसका नाम इरा है। प्रिशा के कार्यकाल के कुछ वर्षों बाद नेटवर्क की इस नवीनतम सावधानीपूर्वक खोज को प्रस्तुत करते हुए मीरा ने रिपोर्ट दी। 9 साल की है और हर विवरण के अनुसार उसे किसी ऐसे सुदूर युग में हुई अपनी मृत्यु की याद है जो हमारे द्वारा पहले मिले किसी भी कालभ्रष्ट जीव की तुलना में बहुत पुरानी है। एक ऐसी दुनिया के विवरण जो वैसी बिल्कुल नहीं लगती जैसी दुनिया में हम अभी रह रहे हैं। प्रिशा ने उस परिचित विशेष गर्माहट को महसूस किया जो एक ऐसे पैटर्न को पहचानने से आती है जिसका सामना उसने डर के बजाय सच्चे स्वागत के साथ करना सीखा था। उसे घाट पर ले आओ, उसने कहा। उसे यहाँ उन लोगों से मिलने दो जो उसके इस विशेष बोझ को साझा करते हैं। उसे सीखने दो, ठीक उसी तरह जैसे कीर्ति ने कभी मुझे सिखाया था कि वो जो कुछ भी याद रखती है, चाहे वो कितना भी अजीब या दूर का क्यों न हो, उसे अकेले धोने की जरूरत नहीं है। इरा 3 हफ्ते बाद घाट पर पहुंची, छोटी, गंभीर, और प्रिशा ने तुरंत ध्यान दिया कि वह उसी प्राचीन, विचलित कर देने वाले स्वयं से भरी थी जिसे कभी खुद कीर्ति ने लगभग 1 सदी पहले एक मछली पकड़ने वाले गांव से बचाए जाने के बाद एक 6 साल की बच्ची के रूप में महसूस करने के बारे में बताया था। तुम मेरी जैसी हो, इरा ने प्रिशा को अपनी उन गहरी, खोजी आंखों से देखते हुए कहा जो उसकी 9 साल की उम्र से कहीं अधिक बड़ी थी। बिल्कुल वैसी नहीं, लेकिन इतनी करीब कि मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। बिल्कुल वैसी नहीं, प्रिशा ने स्वीकार किया। मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ था जैसे तुम्हारा, कीर्ति का और खुद रावी का हुआ था। मुझे तो बस एक बार उस खतरे से बचाया गया था जो मुझे ठीक उसी तरह निगलने वाला था जैसे उसने मेरे से पहले कई अन्य लोगों को निगल लिया था। वो उस छोटी बच्ची के पास बैठ गई। उसने महसूस किया कि अब लगभग 1 सदी पुरानी हो चुकी कहानी का वजन एक बार फिर वर्तमान क्षण में समा रहा है।
लेकिन मैं उन अधिकांश लोगों से बेहतर समझती हूँ जिनसे तुम कभी मिलोगी कि किसी ऐसी चीज को अपने भीतर धोने का वास्तव में क्या मतलब होता है जिसे बाकी की दुनिया आसानी से नहीं समझ पाती। मुझे लगता है कि यह समझ ही वो चीज है जिसे देने के लिए इस जगह को बनाया गया था, चाहे आखिरकार इसकी जरूरत जिसे भी हो। क्या तुम मुझे पूरी कहानी सुनाओगी? इरा ने पूछा। असली वाली, सिर्फ वो हिस्से नहीं जो किंवदंती बन चुके हैं। प्रिशा ने इस अनुरोध पर ध्यान से विचार किया। उसने महसूस किया कि लगभग एक सदी के संचित इतिहास का भार इस तरह के क्षण की उसकी अपनी सतर्क देखरेख में समाया हुआ है। मैं तुम्हें वह बताऊंगी जो मैं जानती हूं, उसने आखिरकार कहा। इसमें से कुछ मैंने सीधे खुद कीर्ति से सीखा, जिन्होंने इसे रावी से सीखा था। कुछ हिस्सा मैंने उन पुराने रिकॉर्ड से जोड़कर तैयार किया है जिन्हें नेटवर्क ने पीढ़ियों के सावधान दस्तावेजीकरण के माध्यम से सहेज कर रखा है। वो उस छोटी, गंभीर बच्ची के पास और अधिक आराम से बैठ गई, और उसने एक ऐसी कहानी को आगे बढ़ाने की विशेष गर्माहट महसूस की जो लगभग एक सदी के दौरान उसे जीने वाले किसी भी एक अकेले जीवन से कहीं अधिक विशाल हो चुकी थी। ये रावी नाम की एक लड़की से शुरू होता है, जो आज से लगभग 2 पूरी सदियां पहले एक साधारण रात को एक साधारण नदी में डूब रही थी। वो पहले भी एक बार मर चुकी थी, जिसे उन सभी लोगों ने धोखा दिया था जिन्हें वह प्यार करती थी, ठीक उसी रात जब उसने आखिरकार उस बड़ी सफलता ब्रेकथ्रू को हासिल किया था जिसे कमाने में उसने 12 साल लगा दिए थे। और वो फिर से 7 साल की बच्ची के रूप में जागी, जिसे सब कुछ याद था, और उसने उसी एक असाधारण क्षण में फैसला किया कि ये दूसरा मौका उसे जितने भी साल देगा, वो ये सुनिश्चित करने में बिताएगी कि किसी और को कभी भी उस तरह न मरना पड़े जैसे वो एक बार मरी थी। इरा पूरी तरह मग्न और गंभीर होकर सुनती रही, और प्रिशा अपनी लंबी, सावधानी भरी कहानी सुनाती रही। वे देख रहे थे कि शाम सुनहरी होकर घाट के प्राचीन, समृद्ध नदी किनारे पर ढल रही थी, वही कहानी जो लगभग एक सदी के निरंतर, धैर्यपूर्ण कार्य के दौरान बार बार सुनाई गई थी, एक नई पीढ़ी के अपने अनिश्चित भविष्य में उस हर चीज को आगे ले जा रही थी जिसे रावी के अपने असाधारण पुनर्जन्म ने पहली बार गति दी थी। अध्याय 57 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे नदी याद रखती है, द रिवर रिमेंबर्स, जिसमें इरा घाट पर अपनी यात्रा शुरू करती है, और रावी के पुनर्जन्म की कहानी आखिरकार और पूरी तरह से उस संस्थापक किंवदंती के दायरे में चली जाती है जो आगे आने वाली हर चीज का मार्गदर्शन करेगी, जब तक कि यह पैटर्न इसे वापस उठाने के इच्छुक नए हाथों को ढूंढता रहेगा। अध्याय 58 नदी याद रखती है। आने वाले वर्षों में इरा धीरे धीरे घाट की लय में ढल गई। अभयारण्य की धैर्यपूर्ण देखभाल के तहत उसका वो प्राचीन, विचलित कर देने वाला संयम धीरे धीरे कम होने लगा, जिसने आखिरकार उसे अपने भीतर छिपी पुरानी बुद्धिमत्ता के साथ साथ एक सामान्य बच्ची की तरह जीने की अनुमति दी। अब मुझे और भी बातें याद आ रही हैं। अभयारण्य में अपने रहने के 4थे वर्ष में उसने प्रिशा से कहा। वे दोनों बगीचे के उसी रास्ते पर टहल रही थीं जिसकी देखरेख पीढ़ियों पहले कभी अंजलि किया करती थी। अभी भी सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ टुकड़े याद है। जैसे कोई शहर पानी पर बसा हुआ था, सड़कों के बजाय नहरें थीं, और ऐसी मशीनें थीं जो बिना किसी प्रत्यक्ष संचालक के मार्गदर्शन के अपने आप चलती थीं। क्या तुम समझती हो कि इन सब का क्या मतलब है? प्रिशा ने धीरे से पूछा। नहीं, इरा ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी यह समझने की जरूरत है। कीर्ति की अपनी कहानी भी तो यही सिखाती है ना? कि सब कुछ समझ लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह होना कि जब तक आप चीजों को समझ रहे हैं, तब तक आपके पास अपनी यादों को सहेजने के लिए कोई सुरक्षित जगह हो। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने ये साबित कर दिया कि उसके पास पैटर्न को पहचानने की एक अद्भुत प्रतिभा थी, जिसकी ओपन लेजर के सावधानी भरे काम में हमेशा जरूरत होती थी। वो एक बिल्कुल सामान्य दिखने वाली सतह के पीछे धीरे धीरे पनपने वाली गड़बड़ियों की छोटी छोटी विसंगतियों को रिपोर्ट में इस तरह पकड़ लेती थी कि कभी कभी प्रिशा की अपनी लंबे समय से अभ्यस्त आंखें भी चौंक जाती थीं। इस व्यापारी का व्यापारिक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। 14 वर्ष की उम्र में मीरा के सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन में एक नियमित खुफिया रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए उसने कहा, वो अपने घोषित व्यवसाय की तुलना में इस मार्ग से काफी अधिक धन, सिक्के ले जा रहा है, और इसका समय 2 अलग अलग प्रांतों में हुए 3 अलग अलग सीमा विवादों से बिल्कुल मेल खाता है। मीरा ने उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जिसकी तरफ इरा ने इशारा किया था। बमुश्किल किशोरावस्था में कदम रखने वाली एक बच्ची में ठीक वैसी ही तीक्ष्ण, सावधानी भरी सतर्कता देखकर मीरा के भीतर एक सिहरन दौड़ गई, जिसने पीढ़ियों पहले बहराम के छिपे हुए नेटवर्क की पहचान की थी। उसने धीरे से कहा, तुमने शायद एक साधारण व्यापारी के संदिग्ध खातों से कहीं अधिक बड़ी चीज पकड़ ली है। मुझे लगता है कि हमें इसे सीधे प्रिशा के पास ले जाना चाहिए। इसके बाद जो जांच शुरू हुई, वो अगले 2 वर्षों तक खींचती चली गई।
अंततः उसके तार वसंत या रुद्रेश जैसे किसी बड़े, सदियों पुराने महत्वाकांक्षी प्रयास से नहीं, बल्कि किसी छोटी और अपने आप में अधिक साधारण चीज से जुड़े निकले। वह एक मामूली कुलीन, नोबल परिवार था, जिसके पास ओपन लेजर के अपने संस्थापक संकटों की कोई प्रत्यक्ष याद नहीं बची थी। उन्होंने बस स्वतंत्र रूप से कुछ पुराने सैद्धांतिक ग्रंथों को दोबारा खोज लिया था जो कभी वसंत की सदियों पुरानी धैर्यपूर्ण चोरी की प्रेरणा बने थे। वे तो इसका इतिहास तक नहीं जानते। जांच के सावधानीपूर्वक समापन पर इरा ने रिपोर्ट दी। उसकी आवाज में किसी विजयी संतोष के बजाय एक वास्तविक, विचारशील चिंता का स्वर था। उन्हें एक पारिवारिक संग्रह, आर्काइव में दबे हुए सिद्धांत के पुराने अंश मिले और उन्होंने बस प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे महत्वाकांक्षी लोग हमेशा अंततः करते हैं, बिना ये समझे कि इस सटीक पैटर्न ने पहले ही कितनी जानें ले ली है। वास्तविक खतरा यही है ना? प्रिशा ने धीरे से कहा और उस अवलोकन को उसी सावधानी और वजन के साथ परखा जो वो हर चीज में लाती थी। सिर्फ एक दुष्ट प्रतिभावान व्यक्ति ही खतरा नहीं है जो एक महत्वाकांक्षा के लिए सदी बिताने को तैयार हो, बल्कि दुनिया में मौजूद वो सिद्धांत खुद एक खतरा है जो किसी के भी द्वारा दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहा है, जिसे इस बात की कोई याद नहीं है कि इसे कभी क्यों नहीं आजमाया जाना चाहिए। तो शायद, इरा ने कहा, ओपन लेजर का काम केवल पैटर्न पर नजर रखने तक सीमित नहीं है। शायद ये सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि वो सिद्धांत खुद और इसे आजमाने वाली हर पीढ़ी को जो कीमत चुकानी पड़ी है, उसे लोग इतनी बुरी तरह न भूलें कि कोई अनजाने में इसे फिर से खोज ले। इस अवलोकन ने आने वाले वर्षों में ओपन लेजर के मूल मिशन को एक वास्तविक विस्तार दिया। अब वे केवल पैटर्न को आजमाने वाले महत्वाकांक्षी लोगों पर नजर नहीं रख रहे थे, बल्कि सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करने में जुट गए कि उस पुराने, खतरनाक सिद्धांत का सच्चा इतिहास ठीक से प्रलेखित, डॉक्यूमेंट किया जाए और सिखाया जाए, ताकि यह ज्ञान कहीं और अलग थलग, अनजान हाथों में दोबारा न पनप सके। अब हम एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी बना रहे हैं। इस विस्तारित मिशन के कुछ वर्षों बाद नेटवर्क के समन्वयकों, कोऑर्डिनेटर्स की एक बैठक में प्रिशा ने समझाया, उन सभी कामों के साथ जो यह अभयारण्य हमेशा से करता आया है। ये केवल एक स्मारक पत्थर नहीं है जो पैटर्न के पीड़ितों को दर्ज करता है, बल्कि यह सिद्धांत का एक उचित, गहन लेखा जोखा है कि यह क्या वादे करता है, इसने कभी एक बार भी क्या पूरा नहीं किया, और हर एक बार जब किसी ने इसे आजमाया तो इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। क्या हम इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएंगे? एक नए समन्वयक ने पूछा। या फिर इसमें यह जोखिम है कि यह सिद्धांत सिर्फ उसी के हाथ लग जाएगा जो इसका दुरुपयोग कर सकता है? सावधानी से, प्रिशा ने कहा। ठीक वैसे ही जैसे हमारे संस्थापकों ने हर काम को किया। यह ऐसा सार्वजनिक पाठ नहीं होगा जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सके, लेकिन ये हमारे नेटवर्क द्वारा पीढ़ियों से बनाए गए भरोसेमंद सहयोगी संप्रदायों और कुलीन घरानों के लिए विवेकपूर्ण रूप से उपलब्ध होगा। एक चेतावनी के रूप में जो ठीक से प्रलेखित हो, न कि एक रहस्य के रूप में जो केवल किसी के द्वारा दोबारा खोजे जाने का इंतजार करे। इरा ने, जो अब अपने शुरुआती 20वें वर्ष में थी, इस नए पुस्तकालय के सावधानीपूर्वक निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी संभाली। उसने लगभग एक सदी की निरंतर जांच के दौरान ओपन लेजर द्वारा सीखी गई हर चीज को संकलित और क्रॉस रेफरेंस करने में वर्षों बिताए। मीरा की मूल कहानी, अंजलि की गवाही, सरला के 40 वर्षों की कड़ी मेहनत से अर्जित बुद्धिमत्ता, वसंत के सदियों पुराने पैटर्न का पूरा लेखा जोखा और उसी प्राचीन सिद्धांत का रुद्रेश द्वारा किया गया हालिया, परिष्कृत रूप। मैं उस बात के बारे में सोचती रहती हूँ जो कीर्ति अक्सर कहा करती थी। एक शाम पुस्तकालय के बढ़ते संग्रह की एक साथ समीक्षा करते हुए उसने प्रिशा से कहा कि इस लड़ाई का वास्तविक पैमाना ये कभी नहीं था कि हम पैटर्न को स्थायी रूप से समाप्त कर सकते हैं या नहीं, बल्कि यह था कि हम उस स्मारक पत्थर से कितने नामों को दूर रखने में कामयाब रहे। तुम क्या सोच रही हो? प्रिशा ने पूछा। मैं सोच रही हूं कि यह पुस्तकालय भी बिल्कुल उसी तरह का पैमाना हो सकता है, इरा ने धीरे से कहा। यह केवल इस बात का रिकॉर्ड नहीं है कि क्या हो चुका है, बल्कि यह एक वास्तविक प्रयास है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में कम से कम परिवार इस सिद्धांत को अनजाने में न खोजें, जैसा कि 3 साल पहले उस छोटे कुलीन घराने ने किया था। हर एक ठीक से सूचित संप्रदाय, हर एक सहयोगी घराना जो इस पैटर्न की कीमत को इसके सिद्धांत के एक अंश से मिलने से पहले ही समझ जाता है, वह एक और संभावित त्रासदी है जिसे शुरू होने का मौका मिलने से पहले ही रोक दिया गया। प्रिशा ने इस बात पर ध्यान से विचार किया। उसने एक नई पीढ़ी को अपने संस्थापकों के मूल कार्य को बिना बदले दोहराने के बजाय वास्तव में उसके ऊपर कुछ नया निर्माण करते हुए देखने की विशेष गर्माहट महसूस की। मुझे लगता है, उसने आखिरकार कहा, कि यह बिल्कुल उसी तरह का विकास है जिसके लिए यह अभयारण्य हमेशा से बना था। रावी ने घाट को बचाव और उपचार के स्थान के रूप में बनाया।
कीर्ति ने इसे सावधानीपूर्वक निगरानी के एक वास्तविक, पूरे महाद्वीप में फैले नेटवर्क में विस्तारित किया। और तुम कुछ ऐसा बना रही हो जो अंततः पैटर्न पर नजर रखने की जरूरत को ही खत्म कर दे, उन प्रांतों में जहां भी तुम्हारा पुस्तकालय पहुंचेगा। उसने इरा के कंधे पर अपना हाथ रखा, और उसने एक बार फिर उसी धैर्यपूर्ण बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ाने का विशेष गर्व महसूस किया जो उसने कभी खुद प्राप्त की थी। मैं नहीं जानती कि क्या कोई एक पीढ़ी इस लड़ाई को पूरी तरह समाप्त होते देख पाएगी, लेकिन मुझे लगता है जो तुम बना रही हो उसे देखकर, कि हर पीढ़ी वास्तव में इस लड़ाई को छोटा, दुर्लभ और किसी भी महत्वाकांक्षा के लिए इसे वापस उठाना और कठिन बना सकती है। साल अपनी स्थिर, धैर्यपूर्ण लय में बीतते रहे, और घाट का ये प्राचीन समुदाय अपना सावधानी भरा, पीढ़ीगत कार्य जारी रखता रहा। बचाव करना, उपचार करना, निगरानी करना, याद रखना, और अब इरा की अपनी सतर्क देखरेख में सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना कि वो पुराना, खतरनाक सिद्धांत जिसने इतनी पीढ़ियों में इतने सारे जीवन छीन लिए थे, लगातार दुर्लभ होता जाए और उसे बेहतर तरीके से समझा जा सके, जहां कहीं भी उसके अंश दुनिया के भूले बिसरे कोनों में बचे हुए थे। प्रिशा भी अंततः अपने समय पर बड़ी उम्र में शांति से दुनिया से विदा हो गई। वो बचाई गई आत्माओं और ठीक हो रहे जीवित बचे लोगों के उसी विशाल, फैले हुए परिवार से घिरी हुई थी जो पीढ़ियों की निरंतर, धैर्यपूर्ण सेवा के दौरान घाट पर इकट्ठा हुआ था। समय के साथ उसका अपना नाम भी संस्थापकों के स्मारक पर कीर्ति और आरव, रावी और अर्जुन, कावेरी और वीर, तारा, सरला, अंजलि और उन सभी के साथ जोड़ दिया गया जिनके जीवन ने एक एक ईंट जोड़कर ठीक उसी तरह का अभयारण्य बनाया था जिसका सपना लगभग 2 शताब्दी पहले एक डूबती हुई 7 साल की बच्ची ने देखा था। और नदी अपना साधारण, धैर्यपूर्ण मार्ग जारी रखती रही, ठीक वैसे ही जैसे वो हमेशा से बहती आई थी। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी सरल, असाधारण सत्य को आगे ले जा रही थी जिसे एक बूढ़ी सन्यासिन ने सदियों पहले एक डूबते हुए बच्चे के भाग्य सूत्र में पहली बार पहचाना था, कि कुछ आत्माएं, चाहे वे कितनी भी टूटी हुई हो और चाहे वे धारा में कितनी भी दूर बह चुकी हो, हमेशा उन्हें धारा से बाहर खींचने का जोखिम उठाने और उन्हें कुछ ऐसा बनाने का एक और मौका देने के योग्य होती हैं जिसे बचाया जा सके। अध्याय 58 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे लेजर में क्या समाया है, व्हाट द लेजर होल्ड्स, जिसमें ओपन लेजर का पुस्तकालय अपनी पूर्ण परिपक्वता तक पहुंचता है, और एक नई पीढ़ी को ये तय करना होगा कि न केवल एक लड़ाई को विरासत में पाने का, बल्कि बिना प्रेम के इस्तेमाल किए गए धैर्य की आखिरकार क्या कीमत हो सकती है। इस बारे में पूरी सभ्यता की कड़ी मेहनत से अर्जित समझ को संभालने का वास्तव में क्या मतलब है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं।